Hello everyone, this is your tutor from MedEasy Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to discuss Unit 1 of Electric Vehicle, which is common to all branches in BTech. So let's start the discussion. So आज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड. सो दिस इज़ आवर क्वांटम एंड ये है हमारा. इसमें हम लोग क्वेश्चन वाइज चेक करेंगे कि पूरे यूनिट में एक्चुअली में है क्या. सो लेट्स मूव अहेड. सो ये रहा हमारा सिलेबस. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5. दिस इज़ द सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो हमें ब्रीफ में बताना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है. सो देखते हैं इसका आंसर. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द आइडिया टू एम्प्लॉय द इलेक्ट्रिक मोटर्स टू ड्राइव अ व्हीकल surfaced after the innovation of the motor itself. जो कॉन्सेप्ट था कि एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाना है, उससे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाएंगे, ये जो है मोटर की डिस्कवरी के बाद ही हुआ. लाइक पहले मोटर का इनोवेशन हुआ, फिर उसके बाद उस मोटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने वाला काम जो है स्टार्ट हुआ था. अब दूसरा पॉइंट है, फ्रॉम 1897 टू 1900 EVs बिकम 28% ऑफ द टोटल व्हीकल एंड वर प्रीफर्ड ओवर द इंटरनल कंबस्शन इंजन वंस. सो 1897 से लेकर के 1900 तक की बात करें तो जो ईवी था ये पूरे मतलब वर्ल्ड में जो व्हीकल था उसका 28% जो डेटा था वो ईवी से आता था. लाइक अगर 100% व्हीकल का डेटा है तो इसमें से 28% व्हीकल जो यूज़ हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ हो रहे हैं. ये 1897 से लेकर 1900 के बीच की बात है. और एक टाइम था, यही टाइम था जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंटरनल कंबस्शन इंजन से ज़्यादा प्रेफर किया जाता था. फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, बट द इंटरनल कंबस्शन इंजन टाइप्स गेन्ड इन मोमेंटम आफ्टरवर्ड एंड विथ वेरी लो ऑयल प्राइसेस दे सून कनकेट द मार्केट. सो लेकिन जो इंटरनल कंबस्शन इंजन था ये जो है इसके बाद मोमेंटम गेन किया. लाइक इसका जो स्कोप था वो बढ़ने लगा क्योंकि जो ऑयल के प्राइसेस थे इसको रन कराने के लिए वो बहुत कम थे, तो जिसकी वजह से ये धीरे धीरे मार्केट में पूरा फैल गया. लेकिन एक टाइम था जहाँ पे ईवी जो है आईसी इंजन से ज़्यादा प्रेफर किया जाता था. वो टाइम था 1897 से लेकर 1900 के बीच का टाइम. Now fourth point is, however the present energy and the environment issues have pushed the development of the EVs. लेकिन अगर हम लोग आजकल की बात करें, प्रेजेंट एनर्जी डिमांड और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो जो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. और कंसर्निंग द इन्वायरमेंट, EVs कैन प्रोवाइड एमिशन फ्री अर्बन ट्रांसपोर्टेशन. सो अगर इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रख के अगर हम लोग बात करें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये एक एमिशन फ्री अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है. मतलब इससे कोई भी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं होगा. फ्रॉम द एनर्जी एस्पेक्ट द EVs कैन ऑफर अ secure, comprehensive and a balanced energy options such as the utilization of various kinds of the renewable energies. और एनर्जी के एस्पेक्ट में बात करें तो ये जो है एक सिक्योर, कॉम्प्रिहेंसिव और एक बैलेंस्ड एनर्जी ऑप्शन का बैलेंस्ड एनर्जी ऑप्शन होता है हमारे लिए. जैसे हम लोग कैसे ये बैलेंस्ड एनर्जी ऑप्शन होता है, तो अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, सो अगर ईवी में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, मतलब उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को पता है जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती है. सो इस वजह से हमारा एनर्जी भी मिलेगा और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी होगा. There are other reasons for the switching to the EVs. For example, they reduce the long-term transportation cost. Electronic features can also deliver superior performance and the comfort. और भी रीजंस हैं क्यों हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं. इसके लिए पहला तो हमारा ये है कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है, जो कि कंज्यूमर्स जो मतलब
हैं लोग, वो जो है इसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें जो परफॉर्मेंस होता है, लाइक इसका जो आउटपुट होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रीफर करा जाता है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, सबसे पहले पॉइंट में ये है कि पहले मोटर का इनोवेशन हुआ, देन मोटर का यूज़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन कराया गया। सेकेंड पॉइंट, 1897 से लेके 1900 के बीच में ईवी जो है पूरे व्हीकल मार्केट का 28% बन चुका था, और उस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंटरनल कंबस्शन इंजन से ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। लेकिन उसके बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन पूरे मार्केट में अपने आप को, मतलब उसका पूरा मार्केट में स्कोप बढ़ गया, क्योंकि उसके ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से लोग जो है आईसी इंजन पे ज़्यादा डिपेंड होने लगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो ईवी की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट और कॉस्ट है वो इन्वायरमेंट के प्रति इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये एक एमिशन फ्री अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। अगर एनर्जी एस्पेक्ट से देखें तो अगर हम लोग वेरियस टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है काफ़ी क्लीन एंड सेफ रहेगा। और इसमें जो लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सारे रीज़न हैं कि ईवी को हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं आईसी इंजन के ऊपर। सो ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप यू हैव अ लिटिल कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट वॉट एवर आई टोल्ड यू। सो आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ क्लियर नाउ। लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर वेरियस ईवी कॉन्सेप्ट। सो ईवी के कौन कौन से बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो फॉलोइंग आर द वेरियस ईवी कॉन्सेप्ट। सो ईवी इज़ अ रोड व्हीकल बेस्ड ऑन द modern electric propulsion consisting of the electric motor, power converter and the energy source. So EV जो है एक रोड व्हीकल होता है जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन पे काम करता है। और इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर होता है, पावर कन्वर्टर होता है एंड एनर्जी सोर्स होता है। बेसिकली अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखें तो मान लेते हैं हमारा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसमें तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर, फिर होता है हमारा पावर कन्वर्टर एंड होता है एनर्जी सोर्स। सो बेसिकली एनर्जी सोर्स मिलेगा तभी पावर कन्वर्जन होगा। जिस फॉर्म में एनर्जी को चाहिए उस फॉर्म में हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड मोटर होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल रन करता है। तो पहला जो ईवी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक रोड व्हीकल है जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन पे काम करता है। और इसमें तीन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक मोटर, फिर पावर कन्वर्टर एंड एनर्जी सोर्स। अब जो ईवी है, सेकंड पॉइंट इज़ ईवी के खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट, ईवी इज़ अ न्यू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रियलाइजिंग द क्लीन एंड द एफिशिएंट रोड ट्रांसपोर्टेशन। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक न्यू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है जिसमें एक क्लीन एंड एफिशिएंट रोड ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। द ईवी सिस्टम इज़ एन इंटेलिजेंट सिस्टम विच कैन बी इंटीग्रेटेड विद द मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। सो ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसको हम लोग मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के साथ जो है जोड़ सकते हैं। नाउ ईवी डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एंड इंजीनियरिंग। सो जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिज़ाइन होती है उसमें बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं जो ऐड करे जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स को जो ऐड करे जाते हैं। तो इसको हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड इंजीनियरिंग कह सकते हैं। फिर ईवी ऑपरेटिंग कंडीशन एंड ड्यूटी साइकिल मस्ट बी न्यूली डिफाइंड। सो जो ईवी के जो ऑपरेटिंग कंडीशन है, लाइक वो कैसे चलेगी, कैसे रन करेगी, उसका क्या कंट्रोल मैकेनिज़्म है, ये सारी चीज़ें जो है नए तरीके से डिफ़ाइन होनी चाहिए। ईवी यूजर्स एक्सपेक्टेशन मस्ट बी स्टडीड, हेंस एप्रोप्रिएट एजुकेशन मस्ट बी कंडक्टेड। सो जो ईवी को यूज़ करने वाले लोग हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको ध्यान में रखना चाहिए। एंड एक एप्रोप्रिएट एजुकेशन मतलब ईवी के बारे में लोगों को होनी चाहिए।
So I hope the concept of EV is clear now. Let's move ahead with the discussion of next question. So give the past or the historical background of the electric vehicle. So इसमें हमें बताना है कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आई, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये मार्केट में ट्रेंड की, एंड क्या इसका प्रेजेंट स्टेटस है, ये सारी चीज़ें. सो लेट्स सी. सो द फर्स्ट ईवी वाज बिल्ट इन द ईयर 1834 विच इज़ अबाउट 150 ईयर्स अगो. सो जो फर्स्ट ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना था वो था ईयर 1834 में, जो कि आज से 150 साल पहले की बात है. इट वॉज बिल्ट ऑन अ नॉन रिचार्जेबल बैटरी दैट वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम. सो जो फर्स्ट ईवी था वो जो है नॉन रिचार्जेबल बैटरी पे बना हुआ था, जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट था. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द लीड एसिड बैटरी रिचार्जेबल बैटरी बेस्ड ईवी वाज बिल्ट इन द ईयर 1874 बाय द डेविड सैलोमोन्स. सो जब लीड एसिड बैटरी का डिस्कवरी हो गया, आई मीन इनोवेशन हो गया, तो उसके बाद फर्स्ट रिचार्जेबल बैटरी जो है 1874 में बनी थी, वो भी किसके द्वारा, डेविड सैलोमोन्स के द्वारा. Now, with this development, commercialization of EV started in 1886. So जो 1874 में जब हमारा फर्स्ट रिचार्जेबल EV बना आफ्टर द इनोवेशन ऑफ द लीड एसिड बैटरी, तो इसके बाद जो है जो EV का कॉमर्शियलाइजेशन था वो स्टार्ट हुआ 1886 में. कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि उसको मार्केट में ले जा कर के बेचना ताकि उससे अर्निंग हो, एज वेल एज लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. सो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ 1886 में. फिर ऑल दिस डेवलपमेंट लेड टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ ईवीज एज अ मेन स्ट्रीम ऑटोमोबाइल. ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे थे ईवी में, इससे जो मार्केट में इसका जो पॉपुलराइजेशन था वो काफ़ी बढ़ गया. मतलब ईवी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया और इसको एज अ मेन स्ट्रीम ऑटोमोबाइल लोग यूज़ करने लगे. इट कैन बी सीन दैट इन 1900 अमॉन्ग 4200 ऑटोमोबाइल्स दैट वर सोल्ड इन USA 38% वर ईवीज़. इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं हिस्ट्री में कि 1900 ईयर में जो अमेरिका है उसमें 4200 जो ऑटोमोबाइल्स बिके थे, उसमें 38% जो ऑटोमोबाइल्स बिके थे उसमें 38% ईवी ऑटोमोबाइल्स की जो है सेलिंग हुई थी. तो दिस इज़ अ वेरी गुड डेटा दैट रिप्रेजेंट्स दैट ईवी का स्कोप जो है मार्केट में धीरे धीरे बढ़ रहा था विद टाइम. However, EVs had almost vanished from the scene in the 1930. लेकिन अगर बात करें 1930 की, तो इस टाइम पे जो EV का कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था. About 50 years ago, some countries started the रिकाइंडलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन दी ईवी. फिर उसके बाद 50 साल बाद कुछ कंट्रीज़ थी जिनका ईवी में इंटरेस्ट था, तो उस चीज़ में वो लोग जो है विचार किए एंड देन वो जो है आगे बढ़े. द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईवीज एट दैट टाइम वाज द एनर्जी इशू ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस इन दी अर्ली 1970s. सो जो ईवी का डेवलपमेंट हो रहा था ये इस वजह से था क्योंकि एनर्जी इशू बहुत ज़्यादा आ रहे थे. लाइक 1970s में जो अर्ली स्टेज था इस डिकेड का, उसमें एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे, जिसकी वजह से जो ईवी का डेवलपमेंट है वो हो रहा था ताकि हमें इस क्राइसिस से ओवरकम कर पाए. एट दैट टाइम द मेन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड वाज, कैन ईवीज डू द जॉब इन आवर मॉडर्न सोसाइटी. उस टाइम पे लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता था, क्या ईवी जो है मॉडर्न सोसाइटी में भी काम कर सकता है, क्या ये इसको हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में रन करा सकते हैं. ये सारे क्वेश्चंस जो है अराइज हुए. विद इन द 1970s ईवीज वर स्टिल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज एंड मोस्ट ऑफ देम वर कन्वर्जन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल. सो 1970 आई मीन 1970 के डिकेड की बात करें तो ईवी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पर था एंड उस टाइम पे मोस्ट ऑफ देम वर कन्वर्जन ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन.
Today, the major automobile manufacturers are offering the purpose-built EV, not conversion EV. So आज के दिन की बात करें, जो मेजर बहुत बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो है पर्पस बिल्ट ईवी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द कन्वर्जन ईवी। सो ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो ईवी आया था वो 1834 में आया था, जो कि नॉन रिचार्जेबल बैटरी के बेसिस पर था। फिर उसके बाद आया 1874, जब हमारा लेड एसिड बैटरी का इनोवेशन हो गया। तो उसके बाद फर्स्ट रिचार्जेबल, ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी है, ये रिचार्जेबल बैटरी को जो है फर्स्ट बना था 1874 में। फिर उसके बाद 1886 में ये सारे डेवलपमेंट हुए, तो जिसकी वजह से ईवी का जो है कॉमर्शियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब 1886 के बाद हमारा मान लेते हैं 1900 है। तो 1900 में क्या हुआ था कि 4200 व्हीकल्स जो यूएसए में थी, उसमें से 38% जो ऑटोमोबाइल्स की जो बिक्री हुई थी वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की हुई थी। फिर उसके बाद अगर बात करें 1930 में, तो ईवी का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1970s की, तो ईवी का डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस के इश्यूज हमें देखने को मिल रहे थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इसका जो रीडेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड और द हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। Let's move ahead with the next question. So give the present status of the electric vehicle. So present status electric vehicle का क्या है? तो अगर हम लोग बात करें at present the major driving force for the EV is the environment issue. आज के दिन पे बात करें तो EV को लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि ये environment के लिए सेफ है. The first and the most important point regarding the EV development. The main questions to be answered is can EV be made affordable? So जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्या ईवी को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, ताकि उसको जो है नॉर्मल जो थोड़े रिच फैमिली से लोग नहीं बिलोंग करते, क्या इसको वो जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। एंड दूसरा क्वेश्चन, रेंज एंड द कॉस्ट आर द टू मेजर फैक्टर दैट मेक ईवी अफोर्डेबल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ईवी अफोर्डेबल बन सकता है कि नहीं। एंड सेकेंड, अफोर्डेबल बनाने के लिए दो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहला है रेंज और दूसरा है कॉस्ट। So the two major factors that make EV affordable is range and the cost. To tackle the range, the development of advanced batteries such as lithium ion is in the progress. अगर हमें रेंज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको अफोर्डेबिलिटी में, तो हमें एडवांस बैटरी बनानी पड़ेंगी, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी, जो कि अभी इस पे प्रोग्रेस में है, मतलब इस पे काम चल रहा है। The development of the fuel cells for EV has also been taken on an accelerated pace. To tackle the cost, efforts are being made to improve various EV subsystems such as electric motor, energy management units, battery chargers, and other EV auxiliaries. Besides subsystem level, the improvement and the system level optimization efforts should be made at the global level. By combining the low labor cost and high-tech facilities, the production cost of EVs can be remarkably reduced. So basically जो present status है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो ये है कि जो इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को मेजर ड्राइविंग फोर्स जो है इसका है वो है इन्वायरमेंट इशू। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हमें मतलब अगर ईवी जो है उसको मार्केट में ट्रेंड कराना है, तो इसको जो है अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। तो हमारे दिमाग में आता है कि क्या ईवी को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। सो थर्ड क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू मेक इट अफोर्डेबल देन यू शुड कंसीडर टू पॉइंट, रेंज एंड द कॉस्ट। सो रेंज के लिए एक चीज़ है कि हमें मॉडर्न जो मल्टीपर्पज़ बैटरीज़ हैं, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, इनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग जो रेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा कॉस्ट है, तो कॉस्ट के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ईवी में जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड जो लो लेबर कॉस्ट एंड हाई टेक फैसिलिटीज़ को अगर हम लोग ईवी में इन्वॉल्व कर लें, तो जो ईवी होगी वो अफोर्डेबल हो जाएगी।
So I hope the status of electric vehicle is clear to you now. Let's move ahead with the discussion of the next question. So give the recent development and the trends in the electric vehicle. So following are the various development and trends in the electric vehicle. So first हमारा in terms of motor drives. सो मोटर ड्राइव्स के टर्म में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो डेवलपमेंट है वो कौन कौन से हैं और क्या हैं ये देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरियस मोटर ड्राइव्स कंसीडर फॉर यूज़ इन द ईवीज आर डीसी मोटर ड्राइव्स, इंडक्शन मोटर ड्राइव्स, परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस मोटर ड्राइव्स एंड द स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर ड्राइव्स. Research on the induction motor and the permanent magnet brushless motor drives are highly dominant, whereas those on DC and switched reluctance motor are low. सो अगर मोटर के टर्म में बात करें तो कौन कौन से मोटर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है हमारा डीसी मोटर ड्राइव आता है. फिर उसके बाद इंडक्शन मोटर ड्राइव आता है, फिर परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस मोटर ड्राइव्स आता है एंड स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर ड्राइव्स आता है. अब जो रिसर्च चल रही है वो इंडक्शन मोटर और परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस मोटर ड्राइव्स पे जो है ज़्यादा चल रही है और ये डोमिनेंट है. बट अगर बात करें कि हमारा जो डीसी मोटर ड्राइव है एंड स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर ड्राइव है, इस पे रिसर्च जो है बहुत कम चल रही है. नाउ अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स इन दी ईवी, तो पहला था इन द टर्म्स ऑफ मोटर ड्राइव. सो अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट. तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, सो वेरियस एनर्जी सोर्सेज कंसीडर्ड for use in the EVs are lead acid battery, nickel based batteries, lithium based batteries, fuel cells and the capacitors और the flywheels. अगर हम लोग एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो EVs के लिए बहुत सारी, जैसे लीड एसिड बैटरी हो गई, निकल बेस्ड बैटरी हो गई, लिथियम बेस्ड बैटरी हो गई, फ्यूल सेल्स हो गए एंड कैपेसिटर्स या फिर फ्लाईव्हील्स भी हो गए. द रिसर्च इन दी lead lithium based batteries, fuel cells and the capacitor or the flywheels are becoming more and more attractive. Though lead acid batteries and the nickel based batteries are still undergone continual improvement. सो अगर एनर्जी सोर्स की बात करें तो एनर्जी सोर्स जो ईवी यूज़ करता है उसमें आता है हमारा लीड एसिड बैटरी, निकल बेस्ड बैटरी और लिथियम बेस्ड बैटरीज, फ्यूल सेल्स एंड कैपेसिटर्स और दी फ्लाईव्हील्स. ये सब एनर्जी सोर्स है जो कि ईवी में यूज़ होते हैं. फिर उसके बाद है हमारा कि जो रिसर्च चल रही है वो लिथियम बेस्ड बैटरीज पे, फ्यूल सेल्स और जो कैपेसिटर और द फ्लाई व्हील्स हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू दी लीड एसिड बैटरीज एंड द निकल बेस्ड बैटरी. सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमारा ये सारा पॉइंट्स हो गया. अब देखते हैं तीसरा इन द टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ ईवी. सो किस टाइप की ईवी यूज़ हो रही है ये भी तो डिपेंड करता है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ द ईवी आर द कन्वर्जन ईवी, पर्पस बिल्ट ईवी एंड द हाइब्रिड ईवी. अगर ईवी का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो कन्वर्जन बेस्ड ईवी होता है, पर्पस बिल्ट ईवी होता है एंड थर्ड होता है हमारा हाइब्रिड. So research shows that the conversion EV is becoming less attractive than the purpose-built EV, while the hybrid electric vehicle is of growing interest for the coming EV market. So जो रिसर्च चल रही है वो हमारी ज़्यादातर कन्वर्जन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चल रही है एंड जो आई एम वेरी सॉरी. सो जो रिसर्च, अगर रिसर्च डेटा देखें तो जो पर्पस बिल्ट ईवी है इसका डेवलपमेंट ज़्यादा किया जा रहा है एंड इस पर रिसर्च भी हो ही जा रही है. बट जो हमारा जो कन्वर्जन इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये जो है इस पे रिसर्च कम ही चल रही है. और जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये एक ग्रोइंग इंटरेस्ट है आने वाले ईवी मार्केट के लिए. फिर है हमारा एट प्रेजेंट बोथ ईवीज एंड दी HEV हैव दियर मार्केट शेयर. अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो EV एंड HEV जो है इन दोनों का मार्केट शेयर है. EV आर वेल एक्सेप्टेड फॉर द कम्युनिटी ट्रांसपोर्टेशन. ऑन द अदर हैंड HEV इज़ वेल एक्सेप्टेड बाई दोज यूजर्स डिज़ायरिंग द लॉन्ग ड्राइविंग रेंजेस.
सो अगर दूसरे तौर पे बात करें तो जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसमें जो रेंज और कॉस्ट की दिक्कत थोड़ी हो सकती है, बट रेंज और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 बेसिस पर होता है, इन द टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोटर ड्राइव, फिर दूसरा है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, एंड थर्ड वन इज़ इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ ईवी। सो मोटर ड्राइव्स, एनर्जी सोर्स एंड टाइप्स ऑफ ईवी, इन तीनों के बेसिस पे हम लोग जो है देखते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स आए इलेक्ट्रिक व्हीकल में। मोटर ड्राइव में जो सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज करा जा रहा है वो है हमारा परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस मोटर ड्राइव, एंड एक है हमारा इंडक्शन मोटर, जो इन दोनों पे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी जा रही है और रिसर्च चल रहे हैं। एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो लिथियम बेस्ड बैटरीज, फ्यूल सेल्स और जो कैपेसिटर और फ्लाई व्हील्स हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्फेसाइज करा जा रहा है और इन पे ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द लीड एसिड बैटरी एंड द निकल बेस्ड बैटरीज। और एनर्जी सोर्स की बात करें तो बेसिकली टाइप्स ऑफ ईवीज़ की बात करें तो 3 टाइप की हो जाती हैं हमारे, कन्वर्जन ईवी, पर्पस बिल्ट ईवी एंड दी हाइब्रिड ईवी। सो अगर रिसर्च की बात करें तो जो कन्वर्जन बेस्ड ईवी है इस पे जो है लोगों का जो रिसर्च है, मतलब जो इस पे रिसर्च चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दी पर्पस बिल्ट ईवी। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करा हुआ है क्योंकि उसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड इसमें हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं। सो HEV इज़ covering the market and it is well accepted by those users desiring the long driving range. Now move ahead with the discussion of the next question. So give the comparison of the IC engine vehicle with the electric vehicle. So जो इंटरनल कम्बस्शन इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में डिफरेंस पूछा है, तो पहला डिफरेंस तो यही है कि जो पावर स्ट्रेन होता है इंटरनल कम्बस्शन इंजन में वो इंटरनल कम्बस्शन इंजन से ही मिलता है, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो मोटर प्लस इंजन से मिलता है। दूसरा पॉइंट, जो स्पेसिफिक एनर्जी फ्यूल की होती है इंटरनल कम्बस्शन इंजन में वो ज़्यादा होती है, और जो स्पेसिफिक एनर्जी बैटरी की होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लो होती है। पावर डेंसिटी इंटरनल कम्बस्शन इंजन का बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और पावर डेंसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कम होता है। इमिट्स द ग्रीन हाउस गैसेज, जो इंटरनल कम्बस्शन इंजन होता है वो ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज करता है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें कोई भी इमिशन देखने को नहीं मिलता है। इंटरनल कम्बस्शन इंजन की बात करें, जो ट्रैवल है ये 300 माइल्स पर फिल, मतलब एक बार अगर आप भरवा लेते हैं तेल को तो उससे क्या होगा कि आप 300 माइल से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो एक बार अगर आप चार्ज करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रन करेगा वो जो है लेस देन 100 माइल्स जो है वो चलेगा। जो रिफिलिंग टाइम होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है इंटरनल कम्बस्शन इंजन में, जैसे कि 5 मिनट या फिर 2 मिनट। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग टाइम होती है वो लॉन्ग होती है, लाइक आपको जो है 1 घंटे से लेकर के या फिर आधे घंटे से लेके 8 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ्यूल टैंक टेक लेस स्पेस, जो फ्यूल टैंक होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस लेता है, लेकिन बैटरी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो ज़्यादा स्पेस कवर करती है। अब है हमारा फ्यूल वेट इज़ वेरी लेस, जो फ्यूल का वेट है इंटरनल कम्बस्शन इंजन में वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा वेट की होती है, इट मीन्स बैटरीज आर वेरी हैवी। फिर उसके बाद इंटरनल कम्बस्शन इंजन, लेट मी राइट दिस,
इंटरनल कंबस्शन इंजन, एंड ये है हमारा ईवी का। जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है आईसी इंजन का वो ज़्यादा होता है, और जो ईवी का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। जो ब्रेकिंग एनर्जी होती है इंटरनल कंबस्शन इंजन में उसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में उस एनर्जी को हम लोग जो है रिकवर कर लेते हैं। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रनिंग कॉस्ट जो होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन का वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल का कम होता है। जो इंजन एफिशिएंसी होती है इंटरनल कंबस्शन इंजन की वो अप्रॉक्सीमेटली 30% होती है, जो कि कम है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें उसकी मोटर एफिशिएंसी की, तो मोटर एफिशिएंसी इज़ अराउंड 80%, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो इंटरनल कंबस्शन इंजन का ऑपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नॉइज़ी होता है, मतलब शोर शराबा ये सब होता है। लेकिन जो ईवी का जो ऑपरेशन है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत टाइप का, लाइक उसमें ज़्यादा शोर शराबा नहीं, ईज़िली स्टार्ट होता है एंड रन करता है। एम्पल रिफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल कंबस्शन इंजन में एम्पल रिफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और जो ईवी होता है इसमें जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं होता है। फिर उसके बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन नीड्स टू पिक अप सम स्पीड टू डिलीवर द मैक्सिमम टार्क। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या है, आप जैसे गाड़ी चलाए कुछ टाइम पर आप जब धीरे धीरे चलोगे फिर उसके बाद जो है आप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। और इसमें क्या है ईवी में कि आप जो है आप जब अपना मोटर स्टार्ट कर रहे हैं तभी से जितनी स्पीड चाहिए आपको उतनी जो है मिल सकती है, और आप उस मैक्सिमम टॉर्क मतलब जो भी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उस पर जो है अपनी व्हीकल को रन करा सकते हैं। एंड देन है हमारा यूजेज ओनली दी हाइड्रोकार्बन। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन को यूज़ करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इट यूजेस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेनी रिसोर्सेज। ईवी जो है नॉर्मल सी बात है, नाम में ही इलेक्ट्रिक है, इट मीन्स इट यूजेस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैनी sources. Now move ahead with the discussion of the next question. What are the main components of the electric vehicle? ये important question है. EV uses the electricity saved in the battery to cycle the motor and generate the power necessary for the driving. EVs carries the following components for the electric power. जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो जो बैटरी में बची हुई इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका यूज़ करके वो जो है मोटर को चलाता है, एंड मोटर जो है एंड जनरेट द पावर नेसेसरी फॉर द ड्राइविंग। बेसिकली क्या होता है, जो बैटरी होती है वो एनर्जी को स्टोर करके रखती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है, जो ये बैटरी है जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मोटर को घुमाने का काम करेगा। मोटर जब घूमेगा तो इसकी वजह से हमारा जो ईवी होगा वो रन करने लगेगा। ये जो है छोटा सा पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मोटर। द मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी दैट मूव्स द व्हील्स। बेसिकली जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो व्हीकल का जो व्हील्स होते हैं वो जो है घूमने लगते हैं। फिर उसके बाद है द मोटर हैज़ मेनी एडवांटेजेस ओवर एन इंजन। लाइक जो मोटर है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर द इंजन। ईवी के क्या फ़ायदे हैं आईसी इंजन से ज़्यादा, कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो पहला है कि जो नॉइज़ की प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है, ये जो है बहुत हद तक कम हो जाती है। ईवी पावर स्ट्रेन इज़ स्मॉलर देन द एनर्जी दस प्रोवाइडिंग एडिशनल स्पेस फॉर द एफिशिएंट व्हीकल डिज़ाइन। The motor is also in part of an electric generator which convert the kinetic energy generated while in neutral gear into the electrical energy saved to the battery. जो मोटर है ये जो है is also in part an electric generator। फिर उसके बाद क्या होता है, जो न्यूट्रल गियर में जो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है उसको जो है
इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को बैटरी में सेव करता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट इज़ रिड्यूसर। So the reducer is a kind of transmission which serves to effectively convey the motor's power to the wheel. So reducer जो एक ट्रांसमिशन का काम करता है, जैसे एनर्जी को हमें मोटर से व्हील के पास पहुंचाना है तो वो काम जो है रिड्यूसर्स का होता है। एंड रिड्यूसर बेसिकली जो मोटर की एनर्जी होती है, मोटर रोटेट करता है तो उसके अंदर जो भी एनर्जी होती है उसको जो है ट्रांसमिट करता है। एंड जिसकी वजह से व्हील्स जो है रोटेट करने लगती हैं। एंड देन हमारा द मोटर हैज़ हायर आरपीएम। The motor has the higher RPM, so the reducer reduces the RPM to an appropriate level. With the reduced RPM, the EV power strain can take advantages of the resulting higher torque. So basically जो रिड्यूसर होता है उसका क्या काम होता है, तो बेसिकली ये जो है ट्रांसमिशन का काम करता है। जो मोटर की एनर्जी होती है उस एनर्जी को ये जो है व्हील्स के पास भेजता है, जिसकी वजह से व्हील्स जो है रोटेट करती हैं। एंड जब व्हील्स रोटेट करेंगी तब हमारी जो गाड़ी होगी वो जो है रन करने लगेगी। सो रिड्यूसर का ये काम होता है। और इसका नाम रिड्यूसर क्यों है, क्योंकि ये जो है जो मोटर होता है उसकी जो आरपीएम वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे रिड्यूसर यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, third most important component is the battery. So battery stores the electrical energy. The maximum driving distance of an EV is often determined by the battery capacity. The higher the capacity, the higher the driving distance. Battery size and the weight have large implications on the vehicle performance. The larger and the heavier battery takes away storage space and worsens the energy efficiency and the fuel economy. The best way to optimize the performance is to maximize the battery energy density. सो अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो बैटरी जो होती है एक कंपोनेंट होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है मोटर के द्वारा, जो कि कन्वर्ट करता है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। और वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो व्हील को रोटेट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वो रन करता है। अब अगर हमें परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है उसको बढ़ा दिया जाए। और फोर्थ कंपोनेंट है ऑन बोर्ड चार्जर। सो ऑन बोर्ड चार्जर इज़ यूज टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम स्लो चार्जर यूज ऑन होम आउटलेट इनटू द डायरेक्ट करंट। सो जो ऑन बोर्ड चार्जर होता है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट, जो स्लो चार्जर के अल्टरनेटिंग करंट को ये जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। बेसिकली ऑन बोर्ड चार्जर जो होता है एक टाइप का चार्जर होता है, जो कि जो स्लो चार्जर जो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है स्लो चार्जर का, उसको जो है डीसी में कन्वर्ट करता है। OBC is not needed in fast charging since fast chargers already supply the electricity in the direct current. सो जो ऑन बोर्ड चार्जर होता है ये जो है फास्ट चार्जिंग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो फास्ट चार्जर होते हैं वो ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट करंट में सप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल यूनिट। सो द इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल यूनिट इज़ एन एफिशिएंट इंटीग्रेशन ऑफ नियरली ऑल डिवाइसेस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द व्हीकल. It consists of the inverter, the low voltage DC-DC converter and the vehicle control unit. सो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल यूनिट जो होता है ये एक एफिशिएंट इंटीग्रेशन होता है लगभग सभी डिवाइसेस का, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पावर का फ़्लो है वो कंट्रोल हो पाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो ये यूनिट है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहला होता है इन्वर्टर, फिर होता है लो वोल्टेज DC-DC कन्वर्टर, फिर उसके बाद है व्हीकल कंट्रोल यूनिट।
So basically, if I talk about the components of the electric vehicle in short, so there are I think 5 to 6 components which are very important. First one is motor. मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. दूसरा हमारा रिड्यूसर, ये क्या करता है, जो मोटर का हाई आरपीएम होता है उसको जो है लो आरपीएम में करता है. एंड दूसरा इसका काम ये होता है कि जो मोटर की एनर्जी होती है इसको जो है ये व्हील्स के पास लेकर जाता है, जिसकी वजह से व्हील्स जो है रोटेट करते हैं एंड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है रन करता है. फिर थर्ड पॉइंट है हमारा बैटरी. सो बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है एंड जब भी मोटर को ज़रूरत पड़ती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. फिर उसके बाद एक पॉइंट और है, बैटरी की अगर हमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है, इट मीन्स अगर हम लोगों को उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है तो हमें जो है बैटरी की एनर्जी डेंसिटी को जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा. फिर ऑन बोर्ड चार्जर है. ऑन बोर्ड चार्जर का काम ये होता है कि जो स्लो चार्जर होता है और उसमें जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम होता है. और जो ऑन बोर्ड चार्जर होता है वो जो है फास्ट चार्जिंग में इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो फास्ट चार्जर होते हैं वो ऑलरेडी जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट के फॉर्म में. फिर इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल यूनिट. सो बेसिकली एक यूनिट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स कंपोनेंट्स जो हैं इसमें इंडल्ज होते हैं, मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं. एंड ये कंट्रोल यूनिट होती है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द व्हीकल. और इसमें इन्वर्टर होता है, लो वोल्टेज डीसी डीसी कन्वर्टर होता है एंड व्हीकल कंट्रोल यूनिट होता है. Now let's move ahead with the discussion of the next question. So discuss the basic EV component. So अभी हम लोगों ने देखा component of EV. अब हम लोग देखते हैं कि जो basic components EV के हैं वो कौन कौन से हैं. So the basic main components of electric vehicle installed in almost all the types of the electric vehicle are as follows. So जो basic होते हैं मतलब ये किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो ये सारे components उसके अंदर पाए जाएंगे. So पहला हमारा ट्रैक्शन बैटरी पैक. सो द फंक्शन ऑफ द बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक कार इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट करंट. The type of the battery used in is a rechargeable battery. The battery is arranged in such a way as to form a traction battery pack. The most widely used batteries are the lithium ion batteries. So ट्रैक्शन बैटरी पैक का अगर हम लोग नॉर्मल काम देखें, मतलब इसका जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट. और जो टाइप ऑफ बैटरी जो यूज़ होती है वो रिचार्जेबल बैटरी होती हैं और इसको हमें इज़ अरेंज इन सच अ वे. ये जो हमारी बैटरी होती है इस तरीके से अरेंज करी जाती है जिसकी वजह से एक ट्रैक्शन बैटरी पैक बन जाती है. एंड मोस्ट वाइडली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बैटरी जो है वो लिथियम आयन बैटरी है. फिर दूसरा हमारा पावर इन्वर्टर. सो द इन्वर्टर फंक्शन इज़ टू चेंज द डायरेक्ट करंट ऑन द बैटरी इनटू एन अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस अल्टरनेटिंग करंट इज़ यूज बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर. सो पावर इन्वर्टर जो होता है ये एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है कि जो बैटरी की जो डायरेक्ट करंट है उसको जो है अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करें. एंड ये अल्टरनेटिंग करंट जो है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा यूज़ होगी व्हील्स को रोटेट करने में. थर्ड पॉइंट इज़ कंट्रोलर. सो द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर इज़ एज regulator of the electrical energy from batteries and the inverters that will be distributed to the electric motor. सो कंट्रोलर का काम क्या होगा कि सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है फ्रॉम द बैटरीज एंड इन्वर्टर दैट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द. सो कंट्रोलर जो होता है एक रेगुलेटर होता है, रेगुलेशन करता है ये एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का. जो जैसे मान लेते जो बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी स्टोर होती है डायरेक्ट करंट के फॉर्म में, तो उस एनर्जी को जो है कैसे कंट्रोल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मोटर को ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल रन करे, तो कंट्रोलर का काम ये होता है. फिर है हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर. सो द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर इज़ यूज टू डू द वर्क ऑफ टर्निंग
the transmission and the wheels. Generally, the type of the electric motor used is the BLDC, brushless DC motor. So अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर की बात करें तो ये जो है व्हील्स को रोटेट करने का काम करता है एंड ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला या फिर जनरली जो मोटर यूज़ करा जाता है वो ब्रशलेस डीसी मोटर को यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा चार्जर। जो चार्जर जो होता है एक बैटरी चार्जिंग डिवाइस होता है। मतलब कि चार्जर का काम होता है बैटरी को चार्ज करना। चार्जर्स गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज। सो बेसिकली जो चार्जर होता है वो बाहर से कहीं से एनर्जी उसको मिलती है, आउटसाइड एनर्जी सोर्स से वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है एंड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ होता है बैटरी को चार्ज करने में। और जब बैटरी चार्ज होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिसका यूज़ मोटर करता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में एंड काइनेटिक एनर्जी व्हील्स को रोटेट करेंगे एंड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल विल रन। फिर है हमारा ट्रांसमिशन। सो द ट्रांसमिशन ट्रांसफर्स द मैकेनिकल पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर टू ड्राइव द व्हील। सो ट्रांसमिशन क्या करता है, जो मैकेनिकल पावर होता है उसको ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर से टू ड्राइव द व्हील्स। बेसिकली ट्रांसमिशन जो होता है ये एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है। तो इसमें अगर देखा जाए जो मोटर की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको जो है व्हील्स के पास भेजता है ताकि व्हील्स जो है रोटेट करें। फिर है हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर। सो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द हायर वोल्टेज डीसी पावर फ्रॉम द ट्रैक्शन बैटरी पैक टू द लोअर वोल्टेज डीसी पावर नीडेड टू रन द व्हीकल एक्सेसरीज एंड रिचार्ज द ऑक्सिलरी बैटरी। सो डीसी डीसी कन्वर्टर का काम क्या होता है, जो हायर वोल्टेज डीसी पावर है उसको लोअर वोल्टेज डीसी पावर में कन्वर्ट करना है ताकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे लो डीसी वोल्टेज की ज़रूरत है व्हीकल को रन करने के लिए, वो प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली अगर हम लोग डीसी डीसी कन्वर्टर की इलेक्ट्रिक व्हीकल में बताएं काम, तो अगर हम लोग देखें बैटरी को, जो बैटरी होता है उसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीसी। तो हायर वोल्टेज डीसी जो है हायर वोल्टेज डीसी पावर जो बैटरी की होती है उसको जो है लोअर वोल्टेज डीसी पावर में कन्वर्ट करना ही डीसी डीसी कन्वर्टर कहलाता है। फिर थर्मल सिस्टम कूलिंग। दिस सिस्टम मेंटेन्स अ प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ द इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दी अदर कंपोनेंट। सो जो थर्मल सिस्टम कूलिंग होती है इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, जैसे इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन करना, फिर उसके बाद जो इंजन की रेंज है उसको मेंटेन करना, फिर इलेक्ट्रिक मोटर के टेम्परेचर और ऑपरेटिंग कंडीशन को मेंटेन करना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दियर कंपोनेंट्स, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना इज़ दी वर्क ऑफ द थर्मल सिस्टम कूलिंग process. Now charge port. The charge port allows the vehicle to connect to an external power supply in order to charge the traction battery pack. सो बेसिकली चार्ज पोर्ट जो होता है एक ऐसा पोर्ट होता है जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से ईवी को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रैक्शन बैटरी होता है वो चार्ज होता है। सो इफ़ आई डिस्कस इन ब्रीफ, सो बेसिक ईवी कंपोनेंट में सबसे पहला हमारा ट्रैक्शन बैटरी पैक आता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा है पावर इन्वर्टर। पावर इन्वर्टर जो होता है ये डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट में, बट ये डायरेक्ट करंट बैटरी के डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट में। फिर कंट्रोलर जो होता है ये एक रेगुलेटर होता है जो कि बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उनको जो है कैसे मोटर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है इस चीज़ को जो है देखता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर। सो इसका काम क्या होता है कि जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस काइनेटिक एनर्जी को व्हील्स के पास भेजना ताकि वो जो है रोटेट करें। फिर है हमारा चार्जर। सो चार्जर जो है बैटरी को चार्ज करने का काम करता है, ट्रांसमिशन करता है, जो मोटर की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको व्हील्स के पास भेजने का काम करता है ताकि व्हील्स जो है रोटेट कर सकें। फिर डीसी डीसी कन्वर्टर, इसका काम होता है हायर वोल्टेज डीसी पावर को जो है लोअर वोल्टेज डीसी पावर में कन्वर्ट करना। फिर थर्मल सिस्टम कूलिंग, इसमें बेसिकली टेम्परेचर, जो इंजन मोटर इन सब का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है उसको करना। फिर चार्ज पोर्ट जो एक ऐसा
पोर्ट है जहाँ पे ईवी जो है खुद को कनेक्ट करता है उस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से, ताकि जो है बैटरी चार्ज हो सके एंड उसका फर्दर यूज़ होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन कराने में. So I hope the basic EV components is clear to you now. If you have any doubt, please mention in the comment box. Now let's move ahead with the discussion of the next question. So next question is, discuss the architecture of the electric vehicle, or what are the various types or the categories of the electric vehicle. देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसको हम लोग जो है कैटेगराइज कर सकते हैं. बेसिकली आर्किटेक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल का आई थिंक 3 होता है, नहीं 4 होता है. पहला है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर उसके बाद है हमारा दूसरा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, देन होगा हमारा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड फोर्थ वन इज़ द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल. Let's move ahead with the discussion of the battery electric vehicle. EV with only battery to provide power to drive the train are known as the battery electric vehicle. जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जिसमें सिर्फ बैटरी होता है और उसी से हम लोग जो है बैटरी का ही एनर्जी या फिर पावर को यूज़ करके हम लोग जो है व्हीकल को रन कराते हैं, तो इसको जो है हम लोग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कहेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव टू रिलाई सोलिली ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन दियर बैटरी पैक, देयरफॉर द रेंज ऑफ सच व्हीकल्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द बैटरी कैपेसिटी. जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये जो है कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है. इसी की वजह से जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी अगर हमें पता करना है कि रेंज कितना है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी जो है बैटरी में स्टोर है, उसके बेसिस पे हम लोग जो है रेंज डिसाइड कर सकते हैं. टिपिकली दे कैन कवर 100 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर ऑन वन चार्ज. ये जो है 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर जो है एक बार अगर आप बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हैं तो वो जो है 100 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक दौड़ सकता है. दीज रेंजेस डिपेंड ऑन द ड्राइविंग कंडीशन, व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी टाइप एंड द एज. ये जो रेंज है 100 से 250 किलोमीटर, ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग कंडीशन क्या है, आपका व्हीकल किस पोजीशन में, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बैटरी कौन सा यूज़ किए हुए हैं एंड कितना टाइम से इसको जो है आप यूज़ कर रहे हैं व्हीकल को, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. Once depleted, charging the battery pack takes quite a lot of time compared to refueling the IC engine vehicle. एक बार अगर मान लेते हैं चार्ज ख़त्म हो गया है बैटरी का, तो उसको दोबारा चार्ज करने जब जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा. एंड ये जो है आईसी इंजन में, जबकि जो रिफिलिंग मतलब जो तेल भरने का काम होता है वो सिर्फ 1-2 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं. ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का. अब एडवांटेजेस देखते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, ऑपरेशन भी इजी होता है, कन्वीनियंस टू यूज़ होता है. फिर उसके बाद दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैसेज, इनसे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इशू नहीं देखने को मिलेगा. दे डू नॉट क्रिएट एनी नॉइज़, इनसे कोई नॉइज़ भी क्रिएट नहीं होता है. इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन प्रोवाइड्स इंस्टेंट एंड द हाई टॉर्क इवन एट द लो स्पीड. जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन है ये जो है हाई टॉर्क प्रोवाइड करता है इवन एट द लो स्पीड. अगर आपकी स्पीड कम भी है तो ये जो है टॉर्क ज़्यादा का प्रोवाइड करता है. Second one is the hybrid electric vehicle. Hybrid electric vehicles employ both an IC engine and electrical power strain to power the vehicle. जो hybrid electric vehicle होता है इसमें internal combustion engine और जो electric vehicle होता है दोनों को integrate करके बनाया जाता है. It uses the electric propulsion system when the power demand is low. बेसिकली जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये इलेक्ट्रिक पावर को या फिर इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम को तब यूज़ करता है जब पावर का डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो.
It is a great advantage in low speed condition like the urban areas. When higher speed is needed, then the hybrid electric vehicle switches to the internal combustion engine. The two drivetrains can also work together to improve the performance. Hybrid electric vehicles are primarily internal combustion engine driven cars that use an electrical drivetrain to improve the mileage or for performance enhancement. बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो है इन्वॉल्व होते हैं। जब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब पावर डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो ये जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करता है, लेकिन जैसे ही पावर डिमांड बढ़ता है तब ये जो है स्विच कर जाता है किस पे, जो हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन है उस पे, और इसकी जो माइलेज है, परफॉर्मेंस है, स्पीड है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की। नाउ मूव अहेड विद द डिस्कशन ऑफ द प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. So let's read it out. So it uses both the IC engine and the electrical power train like a HEV, but the PHEV uses electric propulsion as the main driving force. So these vehicles require a bigger battery capacity than HEV. Plug-in hybrid electric vehicle start in all electric mode, runs on electricity, and when the batteries are in low charge, it switches to the IC engine to provide a boost or to charge up the battery pack. Plug-in hybrid vehicle can charge their batteries directly from the grid, and they also have the facility to utilize the regenerative braking. Plug-in hybrid electric vehicle ability to run solely on the electricity for most of the time makes its carbon footprint smaller than the hybrid electric vehicle. So plug-in hybrid electric vehicle की बात करें तो ये भी जो होता है hybrid electric vehicle की तरह ही होता है। इसमें भी internal combustion engine और electric propulsion system का यूज़ होता है, लेकिन जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये जो है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन को मेन ड्राइविंग फोर्स की तरह यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो बैटरी की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चाहिए होती है इन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सो आईसी इंजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को यूज़ करता है। इसका क्या डिफरेंस है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो इसका मेन डिफरेंस ये है कि जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है इसमें वो होता है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, एंड इसकी वजह से इसको जो है बैटरी की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये ऑल इलेक्ट्रिक मोड में स्टार्ट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करता है, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ख़त्म होती है देन ये आईसी इंजन का यूज़ करके उसको जो है बैटरी पैक को चार्ज करने का काम करता है। एंड जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये अपनी बैटरी डायरेक्टली जो है ग्रिड से चार्ज कर सकता है, एंड इनको फैसिलिटी होती है कि ये जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी फैसिलिटी को भी जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लग इन हाइब्रिड एबिलिटी टू रन, ये जो है ज़्यादातर ये जो है रन करता है इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादातर टाइम पे, एंड जिसकी वजह से इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम होता है, एंड ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नाउ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल. So fuel cell electric vehicle also go by the name fuel cell vehicle. It uses the chemical reactions to produce the electricity. Hydrogen is the fuel of choice for the fuel cell electric vehicle. So they are often called as hydrogen fuel cell conversion. So fuel cell electric vehicle ये फ्यूल पे रन करता है और ज़्यादातर इसमें जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन का यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसको जो है हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल भी कहते हैं। Now fuel cell electric vehicle carry the hydrogen in special high pressure tank. जो fuel cell electric vehicle होता है एक high pressure tank होता है, उसमें हाइड्रोजन को कैरी करता है। Electricity generated from the fuel cells goes to an electric motor which drives the wheels. फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है फ्यूल सेल से ये इलेक्ट्रिक मोटर के पास जाता है, जिसकी वजह से व्हील्स रोटेट करती हैं। एक्सेस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज सिस्टम लाइक बैटरीज और द सुपर कैपेसिटर।
Fuel cell electric vehicle only produce water as a byproduct of its power generating process. So basically फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जो कि फ्यूल पे रन करता है. इसमें जो फ्यूल मोस्टली यूज़ किया जाता है वो हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहा जाता है. और जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये जो है एक हाई प्रेशर टैंक में हाइड्रोजन को कैरी करने का काम करते हैं. एंड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फ्यूल से उसको जो है व्हील्स के पास भेज दिया जाता है ताकि वो एनर्जी जो है व्हील्स को रोटेट कर सकें. एंड ज़्यादातर एनर्जी जो है वो बैटरी में या फिर सुपर कैपेसिटर में जो है स्टोर होती है. और ये जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये जो है सिर्फ बाई प्रोडक्ट के नाम पे बाई प्रोडक्ट में वाटर को जो है प्रोड्यूस करने का काम करता है. Now move ahead with the next question discussion. So if I talk in brief, so जो आर्किटेक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो जो है चार है. बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बैटरी का यूज़ करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन कराने में. फिर उसके बाद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आईसी इंजन प्लस हमारा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम दोनों इंटीग्रेट रहते हैं. प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि ये जो है मेन ड्राइविंग फोर्स इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होगा. और फ्यूल सेल जो है हाइड्रोजन से मोस्टली टाइम पे रन करती है तो उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी कहते हैं. Now move ahead with the next question. So what is an autonomous vehicle? Discuss different levels of autonomy. So autonomous vehicle include a variety of vehicle including passenger cars, trucks and the drones which rely on artificial intelligence to operate with varying degree of human input. So autonomous vehicle जो है बहुत variety of vehicles होते हैं जिसमें हमारा पैसेंजर कार, ट्रक्स, ड्रोन्स आते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट रहते हैं. और मतलब इनका जो ऑपरेशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है विथ वेरिंग डिग्री ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन. लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इनपुट क्या है उस चीज़ पे जो है ये डिपेंड करता है. ऑटोनॉमस व्हीकल्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक्स 4.0 टेक्नोलॉजीज फॉर ऑफरिंग अ सेफ ऑटो ड्राइविंग एक्सपीरियंस टू दी पीपल. जो ऑटोनॉमस व्हीकल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक 4.0 टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि एक सेफ़ एंड ऑटो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है लोगों को मिल सके. ऑटोनॉमस व्हीकल जनरली यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू रन. जो ऑटोनॉमस व्हीकल होते हैं ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं व्हीकल्स को रन कराने के लिए. दे आर कनेक्टेड एंड फिटेड विद एन एम्बेडेड ड्राइविंग कम्युनिकेशन system and a high-tech set of sensor enabling them to operate safely without requiring a driver. So ये जो है एक embedded ड्राइविंग या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं एंड हाई टेक ऑफ सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स जो हैं इसमें इंटीग्रेटेड रहते हैं जिसकी वजह से ये ऑपरेट करते हैं सेफली विदाउट रिक्वायरिंग अ ड्राइवर. जैसे टेस्ला एक ड्राइवरलेस कार जो कि एलॉन मस्क ने बनाई थी वो जो है हमारा एक ऑटोनॉमस व्हीकल का एग्जाम्पल है. अब देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी. सो फॉलोइंग आर द वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑटोनॉमी. लेवल 0 है नो ऑटोमेशन, मैनुअल कंट्रोल. द ह्यूमन परफॉर्म्स ऑल द ड्राइविंग टास्क, स्टीयरिंग, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग etc. तो लेवल 0 जो है यहाँ पे कोई भी नो ऑटोमेशन बिल्कुल नहीं होता. इसमें क्या होता है मैनुअल कंट्रोल. जो भी काम होता है गाड़ी चलाने का या फिर कुछ भी काम होगा वो सारी एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमन परफॉर्म करता है. फिर लेवल 1 है हमारा, इसमें है ड्राइविंग असिस्टेंस. सो द व्हीकल फीचर्स अ सिंगल ऑटोमेटेड सिस्टम. इट मॉनिटर्स द स्पीड थ्रू क्रूज कंट्रोल. सो इसमें क्या होता है कि ड्राइवर असिस्टेंस मिलता है, मतलब कि जो कि मॉनिटर करता है स्पीड को थ्रू क्रूज कंट्रोल. फिर उसके बाद थर्ड है हमारा लेवल 2 पार्शियल ऑटोमेशन. द व्हीकल कैन परफॉर्म स्टीयरिंग एंड द एक्सेलरेशन. द ह्यूमन स्टिल मॉनिटर ऑल द टास्क एंड टेक कंट्रोल एट एनी टाइम. फॉर एग्जांपल टेस्ला ऑटो पायलट.
जो व्हीकल होती है वो अपना स्टेयरिंग और एक्सीलरेशन का काम परफॉर्म करती है, लेकिन ह्यूमन की यहाँ पे ज़रूरत होती है सारे टास्क को मॉनिटर करना एंड उस पर कंट्रोल लेना। जब किसी भी टाइम पे उस पर कंट्रोल लेना, जैसे कि टेस्ला ऑटो पायलट जो है इसका एक एग्जांपल है। फिर है लेवल 3 कंडीशनल ऑटोमेशन इन्वायरमेंटल डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़। द व्हीकल कैन परफॉर्म मोस्ट ड्राइविंग टास्क बट ह्यूमन ओवर राइड इट इज़ स्टिल रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑडीज AI ट्रैफिक जैम पायलट। कंडीशनल ऑटोमेशन होता है, इसमें जो है इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और जो व्हीकल होगा वो ज़्यादातर टास्क जो है खुद ही परफॉर्म करेगा, लेकिन ह्यूमन की ज़रूरत अभी भी होती है। फॉर एग्जांपल ऑडीज AI ट्रैफिक जैम पायलट। अब है हमारा लेवल 4, जिसमें हाई मोटिवेशन देखने को मिलता है। द व्हीकल परफॉर्म ऑल ड्राइविंग टास्क अंडर स्पेसिफिक circumstances. Geofencing is required. Human override is still an option. Hyundai's Nexo is currently being tested as a level 4 car. इसमें ऑटोमेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, व्हीकल अपना सारा काम जो है खुद से करती हैं, लेकिन ह्यूमन का इसमें होना भी ज़रूरी है। मतलब अभी भी ह्यूमन का इंटरवेंशन या फिर ओवर राइडिंग जो है वो ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो Hyundai Nexo is currently being tested as a level 4 car. Now level 5 full automation. The vehicle performs all the driving tasks under all the conditions. Zero human attention or interaction is required. अगर बात करें तो फुल ऑटोमेशन में ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी टास्क होता है, जो भी चीज़ें ओवरऑल इज़ कंट्रोल्ड बाय द व्हीकल ऑन इटसेल्फ। देखते हैं ऑटोनॉमस व्हीकल क्या होता है। नॉर्मल से व्हीकल होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, एंड इसमें जो ह्यूमन इनपुट होता है उसके हिसाब से काम चलता रहता है। फिर उसके बाद लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी देखें तो लेवल 0 था, जहाँ पे ऑटोमेशन बिल्कुल नहीं था, सारा काम जो है वो ह्यूमन को करना पड़ेगा। फिर लेवल 1 है ड्राइवर असिस्टेंस। इसमें भी मैक्सिमम चीज़ें जो है वो ह्यूमन को ही करनी पड़ेंगी, मतलब ऑटोमेशन वाली। फिर पार्शियल ऑटोमेशन, इसमें स्टीयरिंग और एक्सीलरेशन ये तो व्हीकल कर लेता है, और सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो है हमें मॉनिटर करनी चाहिए, जो कि जो परफॉर्म किया जा रहा है व्हीकल के द्वारा उन सारी चीज़ों को। टेस्ला ऑटो पायलट इज़ एग्जाम्पल ऑफ लेवल 2 कार। अब देखते हैं लेवल 3 कंडीशनल ऑटोमेशन। डिपेंड करता है कैसा कंडीशन है, एंड उस बेसिस पे ये जो है ऑटोमेशन का काम परफॉर्म करता है। ह्यूमन की इसमें भी ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑडीज AI ट्रैफिक जैम पायलट। फिर 4th है हमारा लेवल हाई ऑटोमेशन। The vehicle perform all driving tasks under specific circumstances. Geofencing is required. Human override is still an option. इसमें मैक्सिमम काम जो होता है वो व्हीकल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बट स्टिल ह्यूमन की इसमें ज़रूरत तो होती है। And Hyundai Nexo is currently being tested as a level 4 car. Now level 5 full automation. The vehicle performs all the driving task. जो फुल ऑटोमेशन, इसमें जो व्हीकल होती है वो सारे टास्क को परफॉर्म करती है सारे कंडीशंस के तौर पे, एंड यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। Now let's move ahead with the discussion of the question number 11. What is vehicle computing? Why do we need the vehicle computing? Vehicle computing refers to the enabling technology allowing the computation to be performed on the connected and the autonomous vehicle, which will serve as a computing platform for multiple connected and autonomous vehicles.